हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कर लिया था। आज हमें जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका कौन सा पोर्शन रहता है, एक तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो रहता है, एक हमारे पास जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, कौन सी है, पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन है वो हमें आज करना है। ठीक है, बात एक बार ध्यान से समझते जाइएगा बच्चा। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें एक ही क्वेश्चन आया है इतने सालों में। ठीक है, तो हम उसी पोर्शन को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा है। बात समझ गए ना? तो जो काम की बातें हैं हम वही पढ़ने वाले हैं, फालतू चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनएमआर हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो चीजें मतलब सिग्नल निकलवाए जाते हैं कैसे निकालते हैं वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर आईआर जो है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, पेरीसाइक्लिक भी पढ़ेंगे। बात रही जो आप अगर जैसे आप हाइकर कंजुगेशन इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, ये मैंने बच्चों जो बीएससी है उसके लिए मैंने करवाया था ये चैप्टर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग जिसमें आता है, तो आप जरूर एक बार जो अगर जिसको हाइपर कंजुगेशन जैसे नहीं आता है या फिर जिसको जो रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में सिर्फ वही चीजें बाकी रहती हैं, दोबारा दोबारा हम पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो मैं उसकी अलग से आज जो प्लेलिस्ट है वो बना के डाल दूंगी, आपको आगे ही मिल जाएगी। ठीक है ना? बात समझ गए? तो आप वहां से क्या पढ़ लोगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट है, वो सारी चीजें आप वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिक पूरी है अपने एस्टेट के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम एनएमआर स्टार्ट करते हैं। एनएमआर बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एनएमआर होता क्या है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो हम यहाँ पे करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है भाई कैसे हाइड्रोजन है क्या है। और जो हम एनएमआर जो हमें पढ़ना है वो प्रोटोन एनएमआर पढ़ना है, मतलब जिसको आप हाइड्रोजन भी एनएमआर भी बोलते हो। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए एनएमआर एक्टिव कौन होता है भाई, जिसका जो मास नंबर होता है ना बच्चों, वो 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, बात समझ गए? या जिसका जो स्पिन नंबर है वो क्या है, वो जो स्पिन नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक तो जो स्पिन नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब चाहे किसी का हाफ हो, किसी का 3/2 हो, कैसे भी हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कौन है जो भाई 4 से क्या नहीं होते हैं, जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिनका मास नंबर कंप्लीटली वो क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर अगर बात की जाए कि जो आप एनएमआर में जिसको स्टैंडर्ड लिया जाता है वो कौन होता है, टीएमएस उसको बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन। और कैसे दिखाई पड़ता है? वही ये सिलिकॉन है, यहाँ भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, मतलब चारों ओर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन इसको बोला जाता है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है? इसको स्टैंडर्ड इसी वजह से बनाया गया है क्योंकि एक तो देखो ये वोलेटाइल नेचर का होता है बच्चों। कैसा होता है? वोलेटाइल। जैसे ही मतलब आप इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन डालते हो और ये इनर्ट भी होता है, एक तो ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से और तब भी सिग्नल आएंगे भाई, तब आप कंप्लीटली स्ट्रक्चर को मतलब अज्यूम करने वाले हैं, अज्यूम मतलब उसको एलिसिडेट करने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर पता करने वाले हैं, तो ये आराम से भाव बन के वहां से निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करने वाला, तो दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा उसकी स्ट्रक्चर को। इसी वजह से टीएमएस को लिया गया है। बात समझ में आ गई? और कुछ ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, ये अप फील्ड रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अप फील्ड, मतलब आप मान लीजिए हम यहाँ से मान रहे हैं 0 से ये 10 ppm तक भाई यहाँ सिग्नल आएंगे, तो इसका सिग्नल यहाँ 0 पे ही आएगा, तो इसको बोलते हैं हम अप फील्ड। और यहाँ चलते जाएंगे तो यहाँ आते जाएंगे डाउन फील्ड। इसको इधर वालों को बोलते हैं बच्चों शील्डेड। क्या बोलेंगे? शील्डेड बोलेंगे। और इधर को क्या बोलेंगे? डी शील्डेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे डी से डाउन और डी से क्या हो जाएगा, डी शील्डेड यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, जिनके साथ जैसे आपके पास है भाई CH3, CH2 और यहाँ Cl है, तो इस Cl के साथ ये जितने जो ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कैसे रहेंगे? एक तो ये डाउन फील्ड रहेंगे और डी शील्डेड रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जहाँ पे जुड़ता है वो डाउन फील्ड हो जाते हैं और उनको डी शील्डेड बोलते हैं। और उनकी जैसे जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक है, उनका जो प्रोटॉन आता है बच्चों, उनकी मतलब जो आप क्या देखोगे,
जो वैल्यू देखोगे यहाँ पे वो 10 पिकोमीटर के आसपास या 12 पिकोमीटर के आसपास, मतलब उनकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखो आप, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी जाती है भैया, स्प्लिटिंग आपसे पूछा जाता है, या फिर जो कि भाई कितने यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वही अब हम देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा था कि भाई CH3 है, CH2 है और Cl है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने हैं। ठीक है, फिर हम स्प्लिटिंग देखेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन रहेंगे, ये क्या है, तीनों जो हाइड्रोजन रहेंगे ये क्या रहने वाले हैं, इनका सेम सिग्नल आने वाला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और ये क्लोरीन यहाँ पे है। इनका ये 2 हाइड्रोजन एक सिग्नल देने वाले हैं और ये 3 हाइड्रोजन एक सिग्नल देने वाले हैं, मतलब यहाँ पे 2 सिग्नल आएंगे। अगर स्प्लिटिंग की बात की जाए तो स्प्लिटिंग होती है पड़ोसी की वजह से। किसकी वजह से, पड़ोसी की वजह से। जैसे इन 2 हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होगी इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, तो ये 3 है ना, तो स्प्लिटिंग कर दी जाती n+1। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितने हैं, 3 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितने में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये जो स्प्लिटिंग होगी ये कितने में हो जाएगी बच्चों, 4 यहाँ पे ऐसे स्प्लिट हुआ ये मिलेगा, 4 उसमें। ठीक है, इसकी ये वाला जो है इसकी होगी इसकी वजह से। ठीक है ना, इसमें 2 प्रोटॉन है तो ये n+1 कर दो, कितने में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में। ये ट्रिपलेट देगा और ये क्वार्टेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे आपको निकालनी है। ऐसे आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग निकालते हैं, मतलब और नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, सिग्नल निकालते हैं। स्प्लिटिंग और नंबर ऑफ सिग्नल ऐसे निकाले जाते हैं। फिर हम और एग्जांपल देते हैं जैसे हमसे पूछे गए हैं। फिर आपको एक बार जो केमिकल शिफ्ट जो होती है बच्चों, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई यहाँ पे अपफिल्ड रहती है, तो ये किसकी है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे जो TMS की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, तो वो वैल्यू कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आप अगर 0.5 से 2 तक बात करें, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0.5 से कहाँ तक, 2 तक बात करें, तो लगभग ये होती है जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। किसकी, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके हाइड्रोजन की यहाँ से 0.5 से लेके कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, 2 तक। ठीक है, और अगर 2 से कितने मिलेगी बच्चों, 2 से मिले 5 तक, 2 से मिले कहाँ तक, 5 तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे भाई 0 थी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जैसे जैसे ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज जुड़ी हुई है, जिसको आप डी शील्डेड या फिर डाउन फील्ड भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा ये 2 से 5 समझ में आ गया। फिर 5 से आप 8 तक अगर आप बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रहता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वैल्यू, कहाँ की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 8 से 10 की बात करें तो एल्डिहाइड की आती है बच्चों, किसकी, एल्डिहाइड की वैल्यू। और 10 से 12 तक अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक की वैल्यू आती है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो गए ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और अगर आप 2 से 3 की बात करें, यहाँ पे किससे, 2 से 3 के बीच में बात करें तो जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है sp, उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, ये क्या थी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप बात करें जो आपके पास OCH3 ग्रुप होता है, OCH3, ठीक है ना, आपको ये ईथर में भी देखने को मिल जाएगा। इसकी वैल्यू लगभग कितनी रहती है बच्चों, 3.5 से 4 तक। ठीक है, ये तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। और अल्कोहल की जो OH की वैल्यू है, OH की वैल्यू 4 से 6 पिकोमीटर होती है। अल्कोहल की क्या होती है, 4 से 6 पिकोमीटर पे, पीपीएम पे, पिकोमीटर बोल रहे हैं, पीपीएम पे जाती है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकाले जाते हैं, उसके कुछ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। देखो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि भाई यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH2, और फिर है यहाँ CH, और ये है Cl, और यहाँ है CH3। इसमें नंबर ऑफ आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, यहाँ पे सिग्नल कितने आने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई कायरल कार्बन तो नहीं है। कायरल का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। कायरल मतलब चारों ग्रुप एक कार्बन के चारों ओर क्या है, डिफरेंट ग्रुप हों। जैसे अगर आप इस कार्बन की बात करें तो भाई एक तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मीथेन, और इधर जुड़ा हुआ है इथेन। तो चारों ग्रुप क्या हो गए हैं, डिफरेंट, मतलब ये क्या है, कायरल है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, कायरल सेंटर आ गया। ठीक है, देखो पहली बात तो ये जो CH3 होंगे ना, जहां भी तीन ये हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं, उनका तो एक ही सिग्नल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये एक ही सिग्नल देने वाला है, ये भी एक ही सिग्नल देने वाला है, मतलब इसकी इस प्रोटॉन की वजह से एक ही सिग्नल आएगा। तो एक टाइप का प्रोटॉन ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये एक अकेला हो गया। बात रह गई इसकी, ये क्या है, ये C, और यहाँ भी एक H है और एक H है। अगर कायरल कार्बन है और उससे नेक्स्ट कार्बन पे ऐसे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो अलग अलग सिग्नल देते हैं, वो अलग अलग प्रोटॉन काउंट किए जाएंगे, वो डिफरेंट प्रोटॉन काउंट किए जाएंगे। क्योंकि देखो इसका इनका इन्वायरमेंट अलग अलग है बच्चों, इसको तो Cl का वो मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मिल रहा है, इनका इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे कितने सिग्नल हो गए, एक इसकी वजह से, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो कितने हो गए, 5 टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। अगर ये एग्जाम्पल होता कि भाई ये CH3 होता और यहाँ पे क्या होता, ये यहाँ Cl है और ये H है यहाँ पे और ये है CH3, तो अब यहाँ पे देखो कितने सिग्नल होंगे। एक तो भाई इसकी वजह से, क्या ऐसा होने वाला है वो भी देखो आप, क्योंकि इस CH3 का और इस CH3 का इन्वायरमेंट सेम है दोनों का। दोनों क्या भाई, एक को हाइड्रोजन भी दिखाई पड़ रहा है, दूसरे को भी हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, इसको भी क्लोरीन दिखाई पड़ रहा है, इसको भी क्लोरीन दिखाई पड़ रहा है, मतलब इन दोनों का इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है। मतलब ये जो 6 हाइड्रोजन है ना, 3 ये और 3 ये एक ही सिग्नल देने वाले हैं क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है, और दूसरा आएगा इसकी वजह से। तो 2 टाइप के प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो ऐसे आप क्या करते हैं, प्रोटॉन काउंट करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल भी ले रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, और लेते हैं अभी। मान लीजिए आपके पास है भाई CH3 और यहाँ पे कर देते हैं CH2, फिर है CO और यहाँ पे है CH और यहाँ पे लगा दिया गया है CH3 और फिर यहाँ है CH। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं ये CH3 और ये CH3। अब काउंट करके बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं। ठीक है, देखो क्या कायरल है ये कार्बन, आप ये देख लो एक बारी कि ये कायरल है कि नहीं है। भाई इसका जो आप ये ग्रुप जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है और यहाँ पे भाई ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये चीज़ क्या है यहाँ पे अलग है, मतलब सारे क्या है यहाँ डिफरेंट है। पर क्या आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कायरलिटी है क्योंकि चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो अब देखो एक सिग्नल तो इसकी वजह से मिलेगा, ठीक है, ये CH3 तो अलग अलग देने ही वाले हैं, तो दूसरा इसकी वजह से मिलेगा, तीसरा मिलेगा इसकी वजह से, चौथा मिलेगा इस हाइड्रोजन की वजह से। अब ये सारे अलग अलग हो गए हैं क्योंकि क्या हो गया है, अब यहाँ पे कायरल कार्बन है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करके बताओ बच्चों यहाँ पे कितने हैं, कितने सिग्नल आने वाले हैं। देखो अगर आप इस कार्बन को देखो तो भाई यहाँ पे आप ये देखो एक आयरल है कि नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक H ये ग्रुप अलग है, यहाँ CH3 ये ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है और ये वाला पूरा ग्रुप अलग है। ठीक है, मतलब एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, भाई ये CH3 ये अलग देगा सिग्नल, ये दूसरा अलग देगा, B हो गया, ये तीसरा अलग देने वाला है,
ये हाइड्रोजन अपना अलग सिग्नल देगा, मतलब 3 हो गए ना अपने, ये 4th देगा और ये CH3 ये अपना अलग देने वाला है। कितने हो गए? 5 हो गए। और कौन देगा? 6th ये देने वाला है। अब ये देखो, क्योंकि डायस्टीरियोट्रोपिक ये है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि भई जहाँ भी कायरल सेंटर होगा तो उसके आस-पास के अगर ऐसी कंडीशन प्रेज़ेंट है, भई ऐसे प्रेज़ेंट हैं, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये अपना अलग-अलग सिग्नल देंगे, ठीक है ना? जिसको डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोटोपिक, ठीक है? तो ये जो हैं अपना अलग-अलग सिग्नल देंगे, तो 7वां ये देगा, 8वां ये देगा, यहाँ पे कितने सिग्नल आएँगे? 8 सिग्नल आएँगे, ठीक है? फिर और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है कुछ, यहाँ भई ये CH है और यहाँ जोड़ रखा है CH3, यहाँ भी है CH3, फिर आपके पास है CO और यहाँ है CH3। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्नल आने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ कोई एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है बच्चों, यहाँ क्या है? कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो सिग्नल कैसे आप काउंट करोगे? ये जो CH3 है, ये वाला CH3, ये वाला CH3, ये अपना क्या है? एक ही सिग्नल देने वाला है, ठीक है ना? ये क्या है? एक ही सिग्नल देंगे, क्योंकि यहाँ कोई एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? इनका तो क्या हो गया? एक सिग्नल, दूसरा सिग्नल ये CH3 देगा और तीसरा आएगा इस वाले हाइड्रोजन की वजह से, तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्नल यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर और काउंट करके बताओ। ये आप देखो, ये आपने कर लिया तो मतलब आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है? गलत नहीं करोगे, बस एसिमेट्रिक सेंटर पहचानो, फिर जो भी देखो अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही लग जाएगा कि आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब यहाँ पे काउंट करो कितने हैं। अब अगर आप इनको काउंट करोगे ना, भई एक इसने, दूसरा इसने, तीसरा इसने, नहीं, ये तो तीनों बराबर हैं। मैंने बोला था भई वो हो कंडीशन होनी चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर हो और बगल में कैसा कार्बन हो वहाँ पे, भई ऐसे प्रेज़ेंट हो, 2 हाइड्रोजन हो और यहाँ बेशक ऐसे CH3 हो। अगर सारी चीज़ें सेम हो गई ना, भई ये CH3 और ये CH3 या तीनों इसके सिर्फ़ यहाँ मैं CH3 लगा दूँ तो वो एक ही सिग्नल रहने वाला है। तो यहाँ पे तो सारे ही CH3 जुड़ गए। तो ये तो सिर्फ मिलके एक ही सिग्नल देने वाले हैं। बोलो बात समझ में आई? दूसरा ये हाइड्रोजन दे देगा और तीसरा ये वाले हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल होंगे? 3 ही सिग्नल होंगे, ठीक है? फिर और बता दो कि भई मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पे प्रेज़ेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ है क्लोरीन और यहाँ है हाइड्रोजन। अब देखो इस हाइड्रोजन के हिसाब से ये कौन-सी पोज़ीशन पे आ गया? सिस पे आ गया और इस हाइड्रोजन के हिसाब से ये ट्रांस पे। तो इन दोनों हाइड्रोजन का जो मतलब क्या हो गया? इनका एनवायरनमेंट हो गया वो अलग-अलग हो गया। तो एक सिग्नल ये देगा, दूसरा ये देगा और तीसरा ये वाला देगा। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल आ जाएँगे? 3 सिग्नल आ जाएँगे। फिर एक और बात देखो कि मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ दे रखा है और भई यहाँ जोड़ रखा है क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्रेजेंट है H, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सिग्नल गिनने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि यहाँ पे बच्चों सिमेट्री भी आपको देखनी होती है कि क्या कोई सिमेट्रिकल मतलब कोई प्लेन या कुछ जा तो नहीं रहा है यहाँ से। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे कट कर सकते हैं, हम इसको कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको ऐसे कट कर दें तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या है? ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने वाला है। ठीक है? जो चीज़ किसी चीज़ को मान लीजिए आप कट कर देते हो बीच में से, अगर वो दोनों एक-दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मतलब वो सेम चीज़ हैं, बराबर चीज़ें हैं वो। ठीक है ना? वो क्या है? सेम चीज़ें हैं। मतलब ये हाइड्रोजन एक ही जैसा है और एक ही जैसी चीज़ एक ही सिग्नल देती है और उनको हम एनेंशियोटोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंशियोटोपिक। ठीक है? और जैसे ये जो जो चीज़ कट हो जाती है ना बच्चों आपस में, ये तो कट हुए हैं। ये तो रिफ्लेक्ट हुए थे और ये क्या हुए? बाइसेक्ट जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट या नॉर्मल उसमें बोल दो कि ये कट हुए हैं। जो चीज़ कट होती है वो डाइस्टीरियोटोपिक नेचर की होती है, मतलब वो अलग-अलग सिग्नल देगी। ठीक है? मतलब एक सिग्नल इसकी वजह से और 2 एक इसकी वजह से आएगा, एक टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 3 सिग्नल आने वाले हैं। एक ये देगा, दूसरा ये और एक हाइड ये दोनों देने वाले हैं। 3 सिग्नल आएँगे। तो जो चीज़ भी प्लेन में कट हो जाती है वो डाइस्टीरियोटोपिक होती है और जो चीज़ क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, वो एक ही सिग्नल देती है। आपको पता होना चाहिए डाइस्टीरियोटोपिक क्या होता है और एनेंशियोटोपिक क्या होता है।
एनेंशियो का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मिरर के सामने हम खड़े हैं और हमारी क्या बनी है, वहां पे मिरर इमेज बनेगी। जो चीज भी मिरर इमेज होती है, जिस भी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनती है, वो एनेंशियोटॉपिक होता है। डाइस्टीरियोटॉपिक क्या है, मान लीजिए हम खड़े हैं और मिरर में इमेज किसी और की दिखाई पड़ रही है, तो वो चीजें सेम थोड़े हैं, वो अलग अलग काउंट की जाएंगी, उनको बोला जाता है डाइस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो सिग्नल काउंट कर देंगे और स्प्लिटिंग भी आउट आप काउंट कर देंगे। जितने बगल में हाइड्रोजन हो उसका क्या कर देंगे आप, उसमें +1 कर देंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। वो वैसे ही क्या देगा अपने, फिर अपनी स्प्लिटिंग, आप स्प्लिटिंग ही पूछेगा आपसे, और तो कुछ पूछने नहीं वाला। फिर है यूवी में। यूवी में आपसे पूछा जाता है भाई बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का एक नाम और है जिसको रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, रेड शिफ्ट। इसमें होता क्या है, जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। किसकी तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। फिर है आपके पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोला जाता है, क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती है और इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ध्यान रखो, रेड शिफ्ट जो होती है, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ, और उसका नाम क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। और हिप्सोक्रोमिक का मतलब क्या है कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करना। ठीक है, फिर है हाइपरक्रोमिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तब इंटेंसिटी ज्यादा हो। हम कहते हैं ना कि क्यों हाइपर हो रहा है, क्यों, उनकी क्या बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और हाइपो का मतलब होता है बच्चों कम। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो इंटेंसिटी क्या होना, डिक्रीज होना, इसको क्या बोल देते हो आप, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ लैम्डा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा ना कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली होती है किसके, लैम्डा के। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब जैसे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, जिन चीजों में, उसको ब्रेक डाउन करने में आपको एनर्जी ज्यादा लगती है। क्या लगती है, एनर्जी ज्यादा लगती है, तो वहां पे वेवलेंथ अपने आप उस मॉलिक्यूल में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। ऐसा ही किसमें होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, जैसे एक तो आपके पास CH3Cl है, एक आपके पास CH3I है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में आपको ज्यादा क्या लगने वाली है, एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ अपने आप इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होगा, ये इसमें एनर्जी तोड़ने में कम लगेगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, पूछा नहीं गया है पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं बच्चों IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, IR में आपको जो पीक्स है ना वो ध्यान रखनी है। ठीक है, और भी बताएंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मास में किसकी भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने वाली है, किसकी कम रहने वाली है। अब देखो, अगर आपके पास NH2 है, आपके पास क्या है, RNH2, ठीक, जिसको आप अमीन बोलते हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 3300 के आसपास रहती है। कितनी, 3300 के पास रहती है। ठीक है, और ये सिमेट्रिक वाली है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिमेट्रिक वाली है। एसिमेट्रिक वाली कितनी है, 3400। ठीक है, ये किसकी है, ये आपकी है अमीन की, RNH2 वाले की है, कितनी, 3300 और 3400। फिर बात आती है NO2 की। NO2 जो है सिमेट्रिक, उसमें कितनी देता है बच्चों, 1350, और एसिमेट्रिक में देखो 1550 ये देता है। तो 1300 के आसपास आपको सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं रखनी कि भाई 1350 ही आपको ध्यान हो। ठीक है, आपको बस ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई NO2 की फ्रीक्वेंसी कहां तक है, NO2 की है भाई 1350 तक। ठीक है, और NH2 वाले की कहां तक है, 3300 तक है, 3300 से 3400, क्योंकि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। फिर देखो ये क्या है, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड होता है ना, हमने कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड है। इसकी कितनी होती है, 1760 से लेके 1810 तक। 1760 से लेके 1810 तक इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2140। ये डबल बॉन्ड वाला है उसकी 1640 है, और सिंगल बॉन्ड वाले में सिर्फ कितनी रहती है, 1200 रहती है। तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां 2100 के आसपास है। ठीक है, मतलब आप ऐसे ध्यान रखिए कि भाई ट्रिपल बॉन्ड मतलब आप अपन ऐसे कन्यादान डाल के आते हैं ना, 1100, 2100। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 लड़कियों की शादी है तो कितना डाल के आए, 2100 डाल आए। मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले में कितना है, 2100 है।
ठीक है। एक वाले में कितना है भई, आपने 1100 डाल दिया, मतलब 1200 के आस-पास है ना, ध्यान तो रहेगा ही कि भई 1100 के आस-पास है, ठीक है? और जो डबल बॉन्ड है उसके बीच का निकाल लो, 1600 के आस-पास वहाँ पे आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और फिर ये ध्यान रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो मास के क्या है, इनवर्स है, ठीक है? वैसे तो रिड्यूस्ड मास के होते हैं, पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी मास की क्या होती है, इनवर्स। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि भई जो आपका Ci का जो बॉन्ड होने वाला है उसका क्या है, मास बहुत ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का मास ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। देखो CCl बॉन्ड वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और Ci वाले की क्या है, कम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रेजोनेंस बच्चों, जो रेजोनेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देती है, घटा देती है। फ्रीक्वेंसी को क्या कर देती है, घटा देती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ भी रेजोनेंस होगी वो फ्रीक्वेंसी को घटा देगी, यहाँ रेजोनेंस है नहीं तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये वही लिखी हुई है कि भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन की बात है, वहां सिर्फ मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ था जिसका 2100 लिखा हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो और एक ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एल्डिहाइड का एच होता है ना, जो एल्डिहाइड का एच होता है उसकी कहाँ तक है, 2700 से 2800 तक उसकी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो एच है 3300 तक, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है 3100 तक, और जो सिंगल बॉन्ड के साथ है उसकी है 3000 तक, ठीक है। थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ा ही है ना, तो आप ध्यान रखेंगे 3300, 3100 और 3000, ठीक है। ये 3000 से शुरू हो रहा है और फिर आप उसको क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर है जो कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो नॉर्मल है इसकी कहाँ तक रहती है, ये तो हमने याद कर ली ना अभी कि ये कार्बन कार्बन होगा, कार्बन कार्बन की कितनी है 1100, 1600 और ट्रिपल बॉन्ड की है 2100 तक। और जो साइनाइड होता है, साइनाइड की कितनी होती है 2200, कितनी होती है 2200, आप 2200 याद रख लें, आप 2250 वो आपकी मर्जी है, पर जो साइनाइड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2250 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, चेरट्टे मारिए कुछ भी करिए, आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। और जो COC है उसकी कितनी है 1100 तक। अब आप यूं सोचो कि कईयों की तो बराबर सी है, कईयों की तो सेम सी लग रही है हमें, पर बच्चों जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना वहां पे आपको फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है ना। फिर आपको यूं पहचानना कि इसमें ग्रुप कौन सा है, तो उसमें सेम आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये तो उसकी भी इतनी थी उसकी भी इतनी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड की जो ये CO फ्रीक्वेंसी होती है, ये CO की फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा वो कितनी है, 1700 से 1725 तक। फिर एस्टर, एस्टर की कितनी है, ये 35 से 50 तक, 1735 से 50 तक। बच्चों ध्यान रखनी है प्लीज, मैं फिर से बोल रही हूँ ध्यान रखनी है, रट्टे मारो 5-6 बार पढ़ोगे ना आपको अपने आप दिमाग में आपके घुसती जाएंगी, ठीक है ना। ये तो डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है अमाइड की, अमाइड की कितनी है 1650 से लेके 1680, पर आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई देखो अमाइड की कम है कंपैरिजन टू किसके, एल्डिहाइड और जो कीटोन है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और एनहाइड्राइड की तो बहुत ज्यादा है 1760 से लेके और 1810 के आसपास। एसिड क्लोराइड की और ज्यादा है 1800, और एसिड फ्लोराइड क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई होता जाता है ना, जितना विड्रोइंग नेचर का उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। NO2 की बताई दी थी 1350 से 1550। फिर ये लिखा हुआ है आपकी एस्टर और ये सब कुछ तो बता ही दिया है ना। फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें आप इंट्रा और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, इंटर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है 3300 से 3400 तक, पर जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां 3200 से आपकी 3000 तक होगी। अब देखो ये ऐसे पहचाना जाता है भाई एक मॉलिक्यूल है फ्रीक्वेंसी उसकी 3300 से 3400 तक है, आप ये बताओ यहाँ पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो उससे आप बता सकते हैं, ठीक है। ये NH2 वाली भी लिख ली थी कि भाई ये कितनी है 3300 और 3400, ठीक है। बोलो समझ में आ गई। और ये देखो आइसोसाइनाइड और ये सब कुछ लिखा हुआ है कि उनकी किस रेंज में लाई करती है, 1900 से 2250 तक। तो ये आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है। और OH का जो ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये पीक कैसी दिखाई पड़ेगी आपको ब्रॉड, और NH की कैसी दिखाई पड़ेगी ये बिल्कुल
वीक सी, पतली सी दिखाई पड़ेगी, इंटेंस ज़्यादा शार्प दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर जो छोटी-छोटी बातें और हैं वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे मान लो आपके पास है, एडिशन करा रहे हैं आपसे हैलोजन्स की, क्या है, एल्कीन में हैलोजन की एडिशन करा रहे हैं, आपको Br2 दे रखा है या आपको Cl2 दे रखा है, ऐसे आपसे एडिशन कराई जा रही है। वो आपको बोल देगा कि भाई इनमें से कोई भी चीज दे रखा है, आप देखो इनमें से ये क्या बोल रखा है कि भाई सी से मतलब है सिस, और जो एल्कीन है वो आपकी है सिन, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मीजो टाइप का। कैसा मिलेगा, मीजो टाइप का। ये आपको पता होगा ना, रेसमिक्स मिक्सचर और मीजो क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होगा। मीजो का मतलब क्या होता है बच्चों की, जो जहां पे एसिमेट्रिक सेंटर भी हो, ठीक है ना, पर वो आपस में, मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे OH है, ये H है और यहाँ है CH2OH, और यहाँ भी CH2OH लगा हुआ है, यहाँ OH और ये H। देखो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दूं तो ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है, यहाँ OH यहाँ OH ये H और ये भी क्या है CH2OH, तो ये मीजो कंपाउंड बन जाता है। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास सिस एल्कीन है, कैसी है, आपके पास सिस एल्कीन है, और आपको बोला जा रहा है आपको एडिशन जो करानी है ना Br2 की, वो एंटी करानी है। आपके पास एल्कीन तो सिस है, फिर से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, शांति से, शांत हो जाओ एक बारी, सुनो मेरी। आपके पास एल्कीन क्या है, सिस है, समझ गए। सिस आपके पास एल्कीन है, मतलब जो सेम जो ग्रुप है, जैसे ये Cl2, यहाँ पे कुछ H ले लेते हैं या फिर CH3 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, सेम साइड है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सिस टाइप है। आपको वो बोल रहा है अभी जो आप हेलोजन आपके पास है ना, उसकी एडिशन कराओ एंटी, मतलब एक Br भाई यहाँ से आए और एक Br यहाँ से आए, एंटी एडिशन कराओ, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है ना, वो कैसा मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब आपको, आपने सुना होगा तब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, एक आर टाइप होता है और एक क्या होता है, एस टाइप होता है, या फिर मैंने आपको उसमें भी तो पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, जैसे एक डी टाइप हो गया और एक एल टाइप हो गया। तो जहां प्लस और माइनस 50-50 कोई चीज बन जाए तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे आपने रिटेंशन और इन्वर्जन मैंने तब पढ़ाया था, कोई वहां रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे, ये चीज ध्यान रख लो, कार, ठीक है, कार का मतलब सी से अगर एल्किनसिस है, एंटी एडिशन करवा रहे हैं, तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। या फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, भाई रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा, एल्कीन किस टाइप की होगी, सिस होगी या ट्रांस होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि भाई जो प्रोडक्ट आया है ना वो मीजो आया है, कैसा प्रोडक्ट आया है, मीजो आया है, तो जो एल्कीन है वो किस तरीके की है, तो फटाफट आंसर बता दो कि भाई वो कैसी है, ट्रांस टाइप की है। तो क्या याद रखोगे, एक तो कार और एक टेम, कार टेम, क्या है, कार टाइम, जैसे अपने हरियाणा में टाइम नहीं बोलते कि टाइम बताओ, यूं कहेंगे टाइम बता, ऐसे ही बोलते ना। तो कार टाइम याद रखो, कार टाइम, समझ गए, कार और ये टाइम, इससे क्या पता लगेगा भाई, सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन करवा रहे हैं Br2 की, और रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर क्या है, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन करा रहे हैं, तो मीजो बनेगा। फिर इसको उल्टा कर लो, मान लीजिए आपके पास ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, पर एडिशन कैसी करा रहे हैं, सिस करवा रहे हैं, ठीक है, सिस नहीं सिन, सिन, सिन होता है बच्चों सेम साइड, एंटी का उल्टा क्या होता है, सिन, सिन साइड से करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, आर टाइप बन जाएगा। जैसे ये सिस है, भाई सिस मतलब आपकी एल्कीन है, पर यहाँ पे ये एंटी ले लिया था, तो एंटी का उल्टा हो जाएगा सिस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना मीजो कंपाउंड। तो एक ध्यान रखो, दूसरा अपने आप बना लेना। बात समझ में आ गई। फिर एक क्वेश्चन टाइप और देखो बच्चों, आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, जो बेंजाइन है ना, बेंजाइन जो क्या बनता है इंटरमीडिएट, उसके बारे में पूछा जाता है। बेंजाइन होता क्या है, बेंजाइन होता है कुछ ऐसे, भाई जो बेंजीन है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड लग जाता है, वो कब बनता है, मान लीजिए ये आपके पास एल्काइल हैलाइड में भी बन सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए बेंजीन है और यहाँ पे Cl है, और आपने यहाँ पे डाल दिया NaNH2 और साथ में लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ होता क्या है कि भाई ये जो पहली बात तो ये बेस है, एक हाइड्रोजन लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव,
क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। फिर यहाँ से Cl भी रिमूव होता है, क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर ये नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देता है और फिर ये ऐसा कुछ बन जाता है भाई, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बेंजाइन होता है। ये NaNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड आपके पास होगा, तब बेंजाइन बनता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा भाई, यहाँ पे हमने OMe ले रखा, मतलब ईथर ग्रुप ले रखा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे OMe लिया और यहाँ पे Cl भी है, NaNH2 है, तो भाई वो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा ना उसके साइड वाला हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे आ गया बच्चों नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से Cl जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वापस से ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किए गए। तो हमने बोला भाई यहाँ नेगेटिव आ गया और जहां से इलेक्ट्रॉन लिए थे वहां क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो यहाँ जो बेंजाइन तब बनता है तो सिर्फ कैसा, मतलब जो आई इफेक्ट है उसी को कंसीडर किया जाता है। अब इस नेगेटिव को ना बच्चों, क्योंकि O का नेचर होता है कैसा, -I, वो नेगेटिव चार्ज को संभाल सकता है, तो ये नेगेटिव इसी के पास रहना चाहेगा। तो जो भी NH2 नेगेटिव ये है ना न्यूक्लियोफाइल, तो यही इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अटैक करेगा ना, इस यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये मेजर बनेगा। अगर ये यहाँ पे आया तो मेजर नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव फिर यहाँ पे आएगा, तो ये तो O से बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो वो माइनर बनता है फिर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें समझा दी हैं। अब और क्या समझना है हमको, हमको अब समझना है पेरीसाइक्लिक। ठीक है, ध्यान से अपनी आंखें, दिमाग, कान जो भी आपके पास है अपना खोल लीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। पेरीसाइक्लिक में होता क्या बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ होती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में। ठीक है, फॉर्मेशन भी ब्रेकिंग एक साथ होता है। इंटरमीडिएट यहाँ कोई बनता नहीं है, ना यहाँ कोई मैकेनिज्म होता है और ना ही रिएजेंट लिया जाता है। समझ में आ रही है बात, ना रिएजेंट ना इंटरमीडिएट, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी मतलब ब्रेकिंग होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे दो ही चीज ली जाती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन, ये दो चीजें होती हैं, थर्मल कंडीशन और क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब लाइट दे दी जाएगी और भाई करो रिएक्शन। ठीक है, बोलो। पर स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं भाई, ट्रांस वो स्पेसिफिक है कि भाई कब क्या प्रोडक्ट बनने वाला, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप बहुत ध्यान से धैर्य के साथ सारी बातें सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये ट्रेन वालों की जैसे अनाउंसमेंट हो गई है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को भाई ऐसे आपने कुछ बना लिए, ठीक है भाई ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये कर सकते हो ना भाई, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे साइक्लिक ये रिएक्शन होगी, पहले ओपन थी ना, अब ये साइक्लिक रिएक्शन ये बंद हो गया है, ये ऐसा हो गया। पर यहाँ पे रूल है बच्चों, यहाँ अभी तो कुछ जुड़ा नहीं हुआ था, अभी तक तो यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं हुआ था। एक आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, यहीं पे एडिशन में है, एक होता है 4n पाई सिस्टम, एक होता है 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। 4n इलेक्ट्रॉन और 4n 2 पाई, मतलब कि अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, क्या है ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे बेंजीन में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कि इवन ओड है, देखो 1 2 3, अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो 4n प्लस 2 पाई का एग्जाम्पल है। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो 4n पाई का एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे ओड पाई बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे इवन पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये क्यों समझा है वो समझना। कंडीशन दो ही है, या तो भाई थर्मल कंडीशन हो सकती है या फिर एचम्यू कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे दो तरीके की रोटेशन होती है बच्चों पी ऑर्बिटल की, क्या होती है, रोटेशन होती है। एक को बोला जाता है कोन रोटेशन और एक को बोला जाता है डिस रोटेशन। क्या है कोन, देखो घर में तब कोई आता है, हम यूं कहते हैं ना भाई कौन आया, तो सब एक ही साइड भागते हैं, तो पी ऑर्बिटल ऐसे मूव करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे पी ऑर्बिटल हैं ये, तो दोनों की एक साइड मूवमेंट हो जाएगी, ये दोनों ऐसे घूम जाएंगे, ये इधर घूम जाएगा और ये भी इधर ही घूम जाएगा, इसको बोलते हैं कोन रोटेशन। डिस रोटेशन, डिस्को में लोग कैसे नाचते हैं भाई, एक इधर टक्कर मार रहा है और एक इधर टक्कर मार रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, डिस रोटेशन बोलते हो। बोलो बात समझ में आ गई, आ गई ना, ठीक है।
अब मैंने क्या समझाया भाई, एक 4n पाई सिस्टम होता है, एक 4n प्लस 2 पाई सिस्टम होता है, जहां पे इवन बॉन्ड होते हैं वो 4n पाई सिस्टम है, ओड है 4n 2 पाई सिस्टम है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनोगे। फिर अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हीट की कंडीशन है और एच म्यू की कंडीशन है। अब 4n पाई में तब हीट होता है, 4n पाई में तब हीट होता है तो यहाँ पे कौन रोटेशन होती है, और एच म्यू होता है तो डिस होती है। यहाँ पे अब उल्टा कर दो, 4n प्लस 2 पाई में यहाँ पे डिस कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे कौन हो जाएगी। एक ही ध्यान रखो, ठीक है। देखो अब कैसे ध्यान रखोगे, आप पुराने जमाने में लोगों को जानते हो ना, पहले तो बेड तो नहीं होते थे, 4 पाई पे ही सोते थे मोस्टली लोग, ठीक है। तो 4 पाई, 4 पाई। और पहले टीवी में क्या होता था, सीडी में मोस्टली लोग देखते थे ना मूवी सब कुछ, तो 4 पाई और ये क्या है, सीडी, 4 पाई सीडी। पर ये ध्यान रखिएगा, पहले डेल्टा है फिर एच म्यू है, पहले डेल्टा है फिर एच म्यू है, ये थर्मल है ये फोटोकेमिकल है। बोलो समझ में आ गया। फिर इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, तो इसका तो कर ही दोगे ना फिर। पर ये ध्यान रखिएगा, पहले 4 पाई लिखा है, पहले 4 पाई लिखा है, पहले जमाना तो यही था ना, फिर ये आया। अब पहले लोग मान लीजिए इवन थे, अब कहते हैं ना ये बड़ा ओड इंसान है, ये बड़ा ओड है, तो दूसरे वाले ये ओड हो गए, ठीक है। और सब अपने आप को डीसी समझ रहे हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, अभी तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब मान लीजिए कौन का मतलब, तब भी जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना बच्चों, कोई ट्रांस है तो वो चेंज कर देगा, उसको सिस में बना देगा, सिस है तो वो ट्रांस बना देगा, खुद ही बोल रहे हैं ना, सी से चेंज। कोई सिस है तो ट्रांस बना देगा, ट्रांस है तो क्या बना देगा, सिस बना देगा। डिस जो होता है वो चेंज नहीं करता है स्टीरियो केमिस्ट्री, बिल्कुल भी क्या है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब आपको क्या चीज, एक और बात ध्यान आपको रखनी है, ध्यान तो बहुत कुछ रखना है बच्चों को, क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखो मान लीजिए ये कुछ ऐसे दे रखा है और यहाँ लगा हुआ है मिथाइल दोनों पोजीशन पे, ये दोनों ट्रांस हैं, दोनों ट्रांस हैं कि नहीं है आपस में। देखो ये आप उल्टे हो रखे ना, ये देखो ट्रांस है, और ये भी क्या है, इस कार्बन को देखो और इसको देखो, ये क्या है, आपस में ट्रांस है, दोनों ट्रांस है। पहले जो आपको क्या दे रखा, रिएक्टेंट दे रखा है, उनमें पहले ज्योमेट्री देखो भाई, दोनों आपस में क्या है, वो सिस हैं कि ट्रांस है। ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, ट्रांस और ट्रांस की मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों सिस होता है। फिर से सुनो, ट्रांस और ट्रांस की मल्टीप्लाई करते हो तो सिस होता है, ठीक है। सिस और सिस की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है बच्चों, सिस होता है। क्या है, अगर सेम चीजें हैं, जैसे भाई सिस और सिस की तो भी सिस बना, ट्रांस और ट्रांस की तो भी सिस बना, तब ये दोनों लेटर सेम रहेंगे तो वहां सिस ही बनने वाला है, क्योंकि सेम ही है ना, सिस होता है सेम साइड। तो देखो सेम लेटर है, सी 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 बना, टी टी सेम ही है, सिस बना। पर अगर होता एक सिस होता और एक ट्रांस तो वो ट्रांस बनेगा, और एक ट्रांस और एक सिस है तो भी क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस बनेगा। क्या बात हजम हो रही है, हो रही है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल ले रहे थे ना, कि भाई ये हमने ये देख लिया भाई, ये क्या है, दोनों ट्रांस हैं, मतलब कि ये अब क्या हो गए, अभी के लिए मानो कि ये कैसे हो गए भाई, सिस हो गए। इसकी ज्योमेट्री आपने क्या निकाल ली भाई, ये सिस हो गया है। और आपको कंडीशन दे रखी है भाई, आपको ये रिएक्शन करनी है डेल्टा में, थर्मल कंडीशन में करनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कौन, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और कंप्लीट करो, अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो भाई मुझे ये पता है भाई, मेरे को ये बना के दे रखा, वो तो नाम लिख के देगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो नाम लिखेगा। अब यहाँ भाई मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो मैंने क्या किया, अभी मेरे को ये पता है भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और इसका मैंने बॉन्ड बना दिया और फिर इनका आपस में बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन गए, बन गए ना। फिर बात रह गई भाई इनका क्या करना है, ये जो मिथाइल जुड़े हुए हैं इनको सिस करना है कि ट्रांस करना है। मैंने इनकी मल्टीप्लाई, ट्रांस ट्रांस की मल्टीप्लाई करके क्या बताया था, सिस बताया था, बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा यहाँ पे कौन सी रोटेशन है, कौन, सी से कौन, सी से चेंज, मतलब सिस आया था ना, तो सिस को ये बोल रहा है अब चेंज करो। टोटल मिला के क्या लाए थे हम, सिस। और आगे जाके देखा हमने, आगे क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा कि भाई हीट है, हीट में तो कौन रोटेशन होती है, क्योंकि 4 पाई सिस्टम है, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है ना, तो हीट है और कौन रोटेशन है, तो चेंज हो जाएगी ज्योमेट्री। तो अब यहाँ पे जो आपके पास CH3 हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांस। एक तो वेज पोजीशन पे होगा और एक डैश पोजीशन पे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रांस हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है, चलो एक और समझा देते हैं क्या दिक्कत वाली बात है।
मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है और यहाँ पे है अपना मिथाइल। अब की बार ये सिस है, देखो सेम साइड है ना, सेम साइड मतलब ऐसे लाई कर रहे हैं तो ये सेम साइड है, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल। तो क्या हो गया अपना, ये सिस है और ये ट्रांस है। सिस और ट्रांस की मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ क्या आता है, सिस और ट्रांस की मल्टीप्लाई करते हो ट्रांस आता है। 4 पाई सिस्टम है, क्या है 4 पाई सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम है। हीट की कंडीशन दे रखी है तो बताओ क्या आएगा, 4 पाई सिस्टम है, हीट की कंडीशन है, कौन आएगा, क्या आएगा कौन। ट्रांस थे ना, ओल और क्या थी मेरे पास, ट्रांस थी, सी आ गया, फिर क्या आ जाएगी, चेंज कर दो सिस बनेगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों फिर वही करना है, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड बना दो, फिर इनका आपस में बॉन्ड बना दो, ऐसे बन गया। पर ज्योमेट्री लास्ट में क्या हो जाएगी, ये CH3 या तो दोनों वेज पे दिखाओगे या फिर दोनों डैश पे, मतलब सिस होने चाहिए, एक जैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ऐसा आपको करना है। क्या कोई दिक्कत है बच्चों, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आपको, बोलो नहीं है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक आपको चीज और पढ़नी है जिसको हम सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन, सिग्मा ट्रोपिक। क्या है, सिग्मा, सिग्मा रूल तो बहुत देखा होगा, यहाँ सिग्मा ट्रोपिक, ठीक है। सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है वो देखो, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दे रखा, भाई ये CH2 और ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ कोई ग्रुप जोड़ रखा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए या बी ग्रुप यहाँ कुछ जोड़ रखा है, ये बी है, ठीक है। वो लिख के देगा भाई सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करानी है, उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। भाई यहाँ पे आपको सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करानी है। इसमें होता क्या है बच्चों, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ ग्रुप का मूवमेंट होता है, ठीक है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ ग्रुप का मूवमेंट होता है, कि ये डबल बॉन्ड तो यहाँ जाएगा और ये ग्रुप उठ के यहाँ जाएगा, बस यही था कि भाई ये तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, और ये बी उठ के अब यहाँ आ गया, बस इतना ही होता है। और ये 1 3 सिग्मा ट्रोपिक है। कार्बन देखो गिनो कितने, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और जो सैचुरेटेड कार्बन है जहां सिंगल बॉन्ड है, पहला नंबर उसको दोगे, पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये, तो इसको 1 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये 1 5 भी हो सकती थी, ये क्या हो सकती थी बच्चों, 5 कार्बन ले लो, ये कितने हो गए 4 और ये 5, ठीक है। अब आप ये कैसे लोगे, और पूरे उसमें क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट, मतलब कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड होने चाहिए, भाई यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होना चाहिए आपका कोई भी, जैसे ये बी ग्रुप, ये सैचुरेटेड कार्बन है, ये सैचुरेटेड कार्बन है, ये 1 5 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगी, इस बी को तो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और अपना ए सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा बी ग्रुप। ये 1 5 सिग्मा ट्रोपिक है, बस इतना ही है, क्या मुश्किल बात है, बोलो नहीं है ना मुश्किल बात। एक और बता देते हैं बच्चों, देखो मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है, एक मिनट, ऐसे कुछ है, ठीक है, और यहाँ दे रखा बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई यहाँ कौन सी सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, सैचुरेटेड है ये कार्बन, ये अनसैचुरेटेड है, 1 2 3, 1 2 3, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, और जो सैचुरेटेड है उससे बॉन्ड बना दो, इसको तो ब्रेक डाउन कर दो और इनकी आपस में क्या कर दो, बॉन्डिंग कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन से ही समझ लो, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिए, ठीक है ना, ये दिख रहे हैं, तो यहाँ तो बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। और ये जो बॉन्ड टूटा था, इनके आपस में यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे ना, उसका डबल बॉन्ड बना देना, तो देखो कैसे बन जाएगी, यहाँ पे ए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, ये सिंगल बॉन्ड दिखाया था मैंने, सोचो कहीं डबल बॉन्ड, में तो बना के दिखा रही थी भाई यहाँ इस वजह से बॉन्ड बना है, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन है, देखो क्योंकि 3 3 का आपस में बॉन्ड बना ना, क्योंकि 1 2 3 का आपस में बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। और 1 3 जो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है बच्चों, ये किसमें, एच म्यू में होती है, फोटोकेमिकल में होती है, ये थर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। फिर अपनी 1 5 किस में हो जाएगी, वो किस में होती है अपनी, वो डेल्टा में होगी, मतलब थर्मल कंडीशन में होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम पढ़ते हैं अपने MCQ करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स, ठीक है, किसमें, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बना लो, प्रोपेन है ना, प्रोपेन ये हो गया, और डाइक्लोरो, भाई ये भी Cl, ये भी Cl, ठीक है, ठीक बनाया ना, 1 2 है, ठीक है,
यहाँ H है, यहाँ भी H है और यहाँ H है। क्या ये देखो कि कोई एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब क्या कोई कायरल कार्बन है? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है हमको। चारों ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप क्या है? अलग हैं। मतलब देखो एक सिग्नल तो ये देने वाला है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन देने वाला है और ये दोनों अलग-अलग देंगे, मतलब क्योंकि डाइस्टीरियोट्रोपिक हो गए। इसके बगल वाला कार्बन कैसा है? कायरल है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो देंगे वो अलग-अलग। अगर यहाँ Cl की जगह H होता तो तीनों ही हाइड्रोजन है बच्चों, फिर अलग-अलग नहीं हो सकता था। ये तो किस्सा ही तब होता तब यहाँ 2 हाइड्रोजन हो, तो वो अलग-अलग देते हैं। अगर ये तीनों हो जाते तो एक ही जैसा देते। ठीक है? बात समझ में आ गई और फिर तो ये कायरल रहता भी नहीं क्योंकि इधर भी CH3 और इधर भी CH3, फिर तो मतलब ही नहीं था। ठीक है? 4 यहाँ पे क्या हो जाएँगे? सिग्नल। फिर देखो प्राइमरी अमाइड, आपके पास प्राइमरी अमाइड है, शो 2 एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बिटवीन 3400 से 3500। ठीक है? अमाइड इतने पे दे रहा है। ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5 द कंपाउंड फॉर्म्ड, वो कितने पे आपको क्या है स्पेक्ट्रा देने वाला है, वो आपसे पूछा गया है। तब भी आप क्या करते हो बच्चों, जो आपके पास अमाइड है, ये शायद हमने तब कार्बोक्सिलिक वाला पढ़ा, तब शायद पढ़ा था कि इसकी तब अगर आप क्या करते हो डिहाइड्रेशन कर देते हो P2O5, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे साइनाइड बन जाता है। देखो बना के भी दिखा देते हैं भाई, ये CO है और यहाँ पे है NH2, तो ये 2H और यहाँ से पानी और यहाँ पे क्या बन जाता है साइनाइड। और जो साइनाइड का जो क्या आता है बैंड आता है वो कितने पे आता है, ये हमने देखा भी था 2256 पे आता है। ठीक है ना? ये तो अपना कार्बन डबल बॉन्ड वाले का आता है ना, ऐसे तो कुछ डबल बॉन्ड वाले का। फिर देखो थर्मल साइक्लाइजेशन अभी आया, थर्मल मतलब डेल्टा है, थर्मल मतलब डेल्टा, इतना लिख लिया। साइक्लाइजेशन करनी है ऑफ ट्रांस, मतलब दोनों ट्रांस है, ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन, हेक्साडाइन यही होगा, देख लेना एक बारी भाई यहाँ पे। और ये CH3 हम लिख दें, Me लिख दें इधर, मिथाइल ही है और यहाँ पे मिथाइल, दोनों ट्रांस हो गए ना, और 2 और 4 हो गए कि नहीं, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है? हेक्साडाइन ट्रांस ट्रांसपोजिशन है। ठीक है? और इसने क्या बोला है भाई, 4 पाई हमारे पास सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन है, तब भी 4 पाई सिस्टम होता है, हमने टेबल बनाई थी। 4 पाई सिस्टम होता है, डेल्टा में यहाँ पे कौन होता है और Hmu में यहाँ पे डिस होता है, तो हमें करनी है कौन रोटेशन। फिर देखो क्या हो गया कि भाई ट्रांस ट्रांस हो जाएगा सिस, पर यहाँ पे जो आगे रोटेशन जो आएगी वो आ जाएगी कौन, तो चेंज करा देगा। तो ऐसे कुछ बना देंगे ना हम, यहाँ पे एक तो हो जाएगा CH3 और एक चला जाएगा डैश में और यहाँ लगा दोगे डबल बॉन्ड। तो अब देखो उन्होंने पूछा है भाई ये क्या बनेगा, ओनली ट्रांस। ठीक है? ओनली ट्रांस प्रोडक्ट आएगा, कोई सिस तो नहीं है ना, फिर वहां पे भाई मिक्सचर बनने वाला और कुछ नहीं बनने वाला, ये मैंने आपको समझा ही दिया। फिर सेम चीज वही क्वेश्चन पूछा गया है, आप कर लेंगे, इसको भी सेम है। ठीक है? ये एडिशन ऑफ Br2, ये समझाया था ना टॉपिक, एडिशन ऑफ Br2 टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मीजो डाई ब्रोमाइड प्रोडक्ट। मीजो कम आता बच्चों, कब आता है, कम नहीं, कब आता है। हमने ऐसे लिखा था ना, कार, कार था और एक टैम था, है ना, कि भाई आपके पास तब ट्रांस होगी, एल्कीन और एंटी एडिशन होगा वहां पे। ठीक है ना? और तो वहां क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखो सिस तो नहीं आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। ठीक है? समझ में आ गई? हाँ बस यही करना था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर NMR स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आपके पास ये 3 कार्बन, ठीक है, यही होगा ना, और अपना ये Br। ठीक है? फिर ये ऐसे हाइड्रोजन बना दो यहाँ पे और ये H। ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 मिथाइल प्रोटोन अपीयर अपफिल्ड, कि भाई ये जो, क्योंकि ये सेम देने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि इधर भी इन्वायरमेंट सेम है, इधर भी इन्वायरमेंट सेम है भाई, ये 3 ये और 3 ये, 6 प्रोटोन हो गए टोटल। तो उन्होंने बोला है क्या वो अपफिल्ड पे क्या देने वाले हैं, अपना स्पेक्ट्रा देने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन क्या वो अपफिल्ड पे करने वाले हैं। अपफिल्ड का मतलब होता है भाई यहाँ पे, डाउनफिल्ड होता है इस तरफ, ये तो 0 वाला है, ये हायर वाला है भाई, यहाँ पे 10 हो गया, 8 हो गया, 5, ये सारा। तो क्या ये फील्ड पे देंगे, बिल्कुल ये फील्ड पे देंगे। ठीक है? इन्होंने क्या करेक्ट ही पूछा ना, तो यही होगा। इन्होंने पूछा कि दी अलोन, लोन नहीं है तो अलोन प्रोटोन अपीयर्स टू बी अ फील्ड, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है।
ये किस पे जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या है, क्वार्टेट देगा नहीं, क्योंकि ये तो सेम हो गया ना अपना, ये भी 3 और ये 3, मतलब टोटल 6 हो गए, ये तो मल्टीप्लेट में जाएगा। ठीक है, ये भी अपना गलत है कि भाई वो किस में, क्वार्टेट में टूटेगा। 6 मिथाइल के प्रोटॉन जो हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो डबलेट में टूटेंगे, क्योंकि इसके पड़ोसी देखने हैं ना, ये तो एक ही है, ये तो n+1 करेंगे भाई, एक ही है तो 2 में टूटेगा वो तो। ठीक है, फिर ये भी देखो बच्चों, ये भी आसान है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दे रखी है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इन्होंने ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके बना दी, आपकी मर्जी है भाई, ये ऐसे बना दो, ये CH3, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर वही करना है कि ये इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है ना, इनका ये बॉन्ड बना दो इधर और इनकी आपस में बॉन्डिंग कर दो, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये अपना CH3 और यहाँ भी अपना CH3, यहाँ ये ऐसा कहाँ है, ये रहा पहला ही है ना। यह प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन और जिसको सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट भी बोला गया है। अब देखो, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। ठीक है, तो ये R ग्रुप चला जाएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा कहाँ पे है बच्चों, देखो R ग्रुप तो चला गया है यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे, यही आंसर ठीक है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, आर भी वही है और डबल बॉन्ड भी वही रह गया, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, फिर यहाँ देखो, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फार्मूला दे रखा है बच्चों। फिर उन्होंने हिंट दे रखी है इसके लिए, इस फार्मूले के लिए कि भाई स्ट्रॉन्ग बैंड एट 3300, ये आता है बच्चों एल्कोहल का। किसका आता है, एल्कोहल का आता है, यहीं से पता लग रहा है। भाई आप ये सोचो, भाई ये तो NH2 वाले का भी आ रहा था बच्चों, वो तो फॉर्मूले में ही नहीं है, इसी वजह से कह रहे थे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ना तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ना ये ईथर का तो बहुत कम होता है, तो ये सिर्फ किसका है, एल्कोहल का है। ठीक है, बोलो समझ में आ गई है, बहुत अच्छे। फिर आपको यहाँ पे प्रोटॉन गिनने हैं, देखो एक बार गिनते हैं। भाई ये CH3 एक प्रोटॉन ये देगा, ये तीनों CH3 एक ही जैसे हैं तो एक प्रोटॉन ये देंगे, मिलके ये 2 प्रोटॉन मतलब सिग्नल देने वाले हैं। और ये टेट्रामिथाइल सिलेन है, ये तो सारे ही एक जैसे हैं CH3, तो एक सिग्नल देंगे। अब देखो 2 1 इसमें है, 2 1 2 2 1 ना, ठीक है 2 1, और किसी में तो नहीं, पहला ही आंसर ठीक है। ओके ओके, अब ये वाला भी देख लेते हैं बच्चों, पर यहाँ पे ना ये 2 सिग्नल नहीं देने वाला, ये क्वेश्चन अपना मतलब 21 वाला ही है और ये गलत था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ये हाइड्रोजन दे देगा, एक इस हाइड्रोजन से मिलने वाला है, और ये जो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन है दोनों मिलके एक सिग्नल ये देंगे, और ऑर्थो वाले ये पैरा बोल रहे हैं, ये मेटा पोजीशन वाले दोनों मिलके एक सिग्नल देंगे और एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 सिग्नल आने चाहिए थे, ये भी गलत है। ठीक है, ये तो फिर भी हम मान लेंगे कि 3 है। इसको अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ भी एक H है, तो एक सिग्नल तो ये माना गया है इसका। ठीक है, फिर इनका एक इसका माना गया है, एक इसका माना गया है, ऐसे। ठीक है, टोटल मतलब 3 सिग्नल, इसके तो हम मान भी लें, औरों के नहीं मान सकते हम। ठीक है, और वैसे भी मान लीजिए हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो ये तो एक ही सिग्नल देने वाले हैं, मान लीजिए हम इसको बाइसेक्ट कर दें, है ना, तो ये क्वेश्चन 2 यहाँ से गलत थे। फिर देखो, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको फार्मूला दे रखा है, ट्रिपलेट दे रहा है और इतने पे उसकी वैल्यू आ रही है, एक क्वार्टेट दे रहा है इतने पे वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे देखो इससे मुझे पता लग गया, एक सिग्नल क्या सिंगलेट दे रहा है और वैल्यू है 9.7 ppm पे। ऐसा कौन करता है बच्चों, 8 से 10 तक किसकी वैल्यू जाती है ppm पे, एल्डिहाइड वाले H की, है ना, यहीं से आंसर पता लग गया और कुछ देखना भी नहीं था। ठीक है, अब देखो, which of the following in NMR spectrum tell how many proton of each kind are there in a molecule, तो नंबर ऑफ सिग्नल बताते हैं बच्चों, ये बात तो कि भाई जितने नंबर ऑफ सिग्नल है उसी को गिन के हम ये बता देते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक है, फिर है शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर की तरफ कौन था बच्चों, शॉर्टर की तरफ आपका क्या था, यहाँ पे हिप्सो था, कौन था, हिप्सो।